सत श्री अकाल। नहीं है, कोई और प्रॉफिट्स हैं। कौन है? हाँ, और किधर हो आजकल? कौन प्रॉफिट है ये बताइए तो। ये मोहम्मद सस्लीम का लिखा हुआ है ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु की तो अक्टूबर में है। हाँ ठीक है, चलो। ये लेकिन उर्दू तारीख से लगती एपी एपी का पैसा जब आप फंड करके रोकते हो ना, तो दैट इज अ वन काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर यू। यानी आप सामने वाले के पैसे नहीं देते हो, पर आपको लगता है सम टाइम यू आर पेइंग मोर इफ यू आर होल्डिंग द मनी। अभी मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल्स दिखाता हूँ, देन मे बी आपको लगेगा हाँ यस देयर इज अ कॉस्ट फॉर होल्डिंग द मनी। ठीक है, लेट्स से कभी कभी आपने सुना होगा कि दे पुट लाइक द 210 नेट 210 नेट ऐसे लिखते हैं 210 नेट 30 210 नेट 30। ठीक है, इस तरह से आपको उसने बात कही। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इफ यू गिव मी within 10 days I will give you 2% of discount, otherwise you have to pay within 30 days। ठीक है, दिस इज द वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लाइन 210 नेट 30। इसका मतलब ये हुआ कि 2% आई विल गिव यू द डिस्काउंट इफ यू पे विद इन द 10 days और रेस्ट अदरवाइज यू हैव टू पे विद इन द 30 days। दिस इज द क्रेडिट टर्म्स यू हैव अग्रीड। सो अभी आप क्या चेक करोगे? अभी आप चेक करोगे कि इसका हमको कितने का इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर दिस एपी। जनरली आदमी इसको ध्यान नहीं देता, बट सिंस यू आर डूइंग एंड यू आर टेकिंग दिस ऑल्सो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो आपको इसका कॉस्ट चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, आसान तरीका ये है कि 2 रुपया देंगे 98 रुपीज का, यानी 2 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू आर एक्चुअली पेइंग 98। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया, यानी 2/10 का मतलब हो गया कि 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट मिलेगा तो हम नेट में कितना दे रहे हैं? सो वी आर एक्चुअली पेइंग एज अ नेट ऑफ 98। ठीक है, अब बोलना है कि ये बेनिफिट्स कितने दिन के लिए मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स आपको कितने दिन के लिए मिलेगा जी? ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ 20 दिनों के लिए मिल रहा है, जो सरप्लस डेज है। क्योंकि आप 10 दिन में दे रहे हैं, तो आप कितना दिन बचा रहे हैं? हाउ मेनी डेज यू आर एक्चुअली सेविंग? आप सिर्फ 20 दिन सेव कर रहे हो, क्योंकि 30 में 10 दिन तो आपका वो चला गया जिसमें आपको 10 दिन का उसने 210 का ऑप्शन दिया था। तो एक्चुअली यू आर सेविंग 10 डेज। तो आप क्या लिखोगे? 2 डिवाइड बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 365 डिवाइड बाई हाउ मेनी डेज? 365, यानी 365 दिन का साल होता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो 298 जो बचा रहे हो, ये फॉर हाउ मेनी डेज? यू आर एक्चुअली सेविंग फॉर 20 डेज। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है वो मेरे को यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि इन इफेक्टिव रेट्स उसका क्या बनता है। तो लेट्स सी इफेक्टिव रेट्स क्या बनता है इसका। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इफेक्टिव रेट कुछ 37% बनता है। कितना बनता है जी? 37% बनता है। इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव ऑप्शन टू बोरो एट द रेट ऑफ 25%, अगर आपके पास कोई बैंक ओडी की फैसिलिटी है, बैंक ओडी की फैसिलिटी है 25% की, तो विच वन ऑप्शन इज बेटर फॉर यू? क्या करेंगे अनस भाई? व्हाट ऑप्शन यू विल डू? We will go for bank overdraft. ओके, तो आप बैंक से पैसे लेके यू विल सेटल द क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन है तो, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? अगर ये 210 नेट 30 नहीं है, सीधे है नेट 30, तो क्या करेंगे? You are not getting any discount whether you pay today or after 30 days. What is the option you have? I will use 30 days. I will pay after 30 on the maturity date, due date. Okay, so now it's now your turn. So the question is saying pay 5/45, sorry, 5/15 net 30. Can you calculate me the interest rate? What is the effective interest rate for this? Hello.
Is it a 96%? I don't know. Somebody has to calculate, revalidate. Yeah, 5 divided by 5 divided by 85 95. multiplied by 365 divided नहीं, by 5 divided 20. by 95 multiply by 360. 50 Uh-huh. multiply by 365 multiply by Divided by 50, sorry, divide by 15. Is it? should be. ये कुछ परसेंटेज इसको ये करना पड़ेगा. कितना आ रहा है जी? और बहुत ज्यादा आता है 128. 128% हो जा रहा. ठीक है, तो इसको अगर 40 बेसिकली इसको अगर 45 डेज 60 डेज रखते हैं तो कितना आता है? %43 के आसपास आपको बेनिफिट मिलेगा इफ यू हैव अ 5% इन 15 डेज नेक्स्ट 60. इसका मतलब 15 दिन के अंदर में पैसे दीजिएगा तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ये और आपको पैसा देने की आखिरी दिन जो है वो 60 दिनों तक है. सो एग्जाम में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन. काजल, आपको ये समझ आया 210 बाई नेट 30 का? हाँ सर, हाँ आगे. तो आप ठीक है. अभी आप देखिए, जब कभी बैंक के साथ अपना लोन अरेंजमेंट करते हो तो बैंक क्या करता है, आगे से आपका पैसा काट के देता है आपको. ठीक है, तो आपके हाथ में जितने पैसे मिलते हैं ना उसके ऊपर आपको अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होता है. लाइक आपने 1 लाख बोरो किया बैंक से, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8%, बट बैंक इज सेइंग दैट यू हैव टू मेंटेन द कॉम्पनसेटिंग बैलेंस ऑफ 20%. तो यदि बैंक ने आपको अगर 20% का कॉम्पनसेटिंग बैलेंस मेंटेन करने बोला, इसका मतलब है कि जो आप 1 लाख रुपया बोरो कर रहे थे वो एक्चुअल में आपको कितना पैसा हाथ में दे रहा है? 95% इज एक्चुअली गिविंग टू यू. तो यानी आपको 95% यानी कि कितना पैसा आपको दे रहा है जी? 95,000 दे रहा है. लेकिन जब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा वो किसके ऊपर लेगा? सैंक्शन अमाउंट के ऊपर. किसके ऊपर? जितना वो आपको अप्रूव करेगा. तो आपके लिए जो इफेक्टिव रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 8.5%. 8.4% आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग इन द एग्जाम. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए. सॉरी 8.5. सी हाँ, 8.42. तो ये एग्जाम पे ये आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो आपके हाथ में जितना नेट फंड अवेलेबल होगा उतना के ऊपर आप इंटरेस्ट कैरी, उतना पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा. तो यहाँ पे इसने बोला था जी 20% की फंडिंग होल्ड कर रहा है. इसका मतलब एक्चुअली ही इज गिविंग यू ओनली 80,000. तो 80,000 जो होता है 8,000 के हिसाब से 10% होता है. ठीक है, तो ये जो दोनों थे एक तरह के आपके ट्रेड क्रेडिट के कैलकुलेशन थे. कंपनसेटिंग बैलेंस अगर आपको दिया हुआ तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है. फिर बोलता है जी फाइनेंसिंग करंट एसेट. बोला शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सिंस शॉर्ट टर्म डेट इज जनरली लेस एक्सपेंसिव देन द लॉन्ग टर्म, फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइनेंस द करंट एसेट विद द शॉर्ट टर्म डेट्स. तो ये स्ट्रैटेजी है कैसे आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे. However, the use of the extensive amount of the short-term debt is aggressive as the firms must pay off or replace the debts as they come due. It may be the appropriate to use long-term debt to finance permanent current asset. तो क्या होता है कि अगर आपको कोई परमानेंट अगर कोई एसेट चाहिए, परमानेंट या मिनिमम लेवल ऑफ आपको इन्वेंट्री अगर मेंटेन करना है, या इतना पैसा आपका फंड अप रहे, इतना पैसा आपका एआर में सालों साल लगा रहेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने कुछ करना होगा कि यू हैव टू गो फॉर सम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ताकि क्या होगा कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस प्रॉपर चलते रहेंगे. शॉर्ट टर्म डेट टू फाइनेंस टेम्पोररी करंट एसेट. The additional current asset that are accumulated during the period
ऑफ हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो इस तरह से आपने क्या करना पड़ता है, कभी कभी आपको शॉर्ट टर्म लोन भी लेने पड़ सकते हैं, ठीक है, अपने करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। क्या यार, क्या क्या करना है, जस्ट 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई, मिराज बोल रहा हूँ। to finance अरे भाई, permanent यहाँ पे current asset आपके and पास short दो term ऑप्शन होते हैं। ये होता है कि अगर आपको करंट एसेट में फाइनेंस करना होता है और आपकी मिनिमम ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने इन्वेंटरी में स्टॉक आउट पोजीशन नहीं आना है, या आपका मिनिमम पैसा इतना ईआर में लगा रहेगा, तो हमेशा आपके लिए बेटर ऑप्शन होता है कि आप लॉन्ग टर्म डेट लेके रख लो। क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट लेके अगर आप रखे रहोगे ना, तो फिर आपका, मैं सोचा और रेशियो था, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। ये सिर्फ बस ये बोल रहा है कि आप कहाँ से कर सकते हैं, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज, हाउ डू यू द, ठीक है, ये सिर्फ वो बातें कर रहा है। यहाँ पे मैच्योरिटी मैचिंग, ये क्या होता है मैच्योरिटी मैचिंग, के मान ले कि आपका अगर 5 इयर्स का कोई, आपको लगता है कि कोई एसेट आप 5 इयर्स में यूज करने वाले हो, तो आप उसको 5 इयर्स के लोन पे ले लो, ताकि जैसे जैसे एसेट आपका खत्म होगा वैसे वैसे आप लोन का पे ऑफ कर दोगे। तो ये एक मैच्योरिटी मैचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एसेट एंड लायबिलिटी की मैच्योरिटी को मैच करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फॉर्म के रिस्क जो, यानी इंस्टेंटली उसको पे करने का ऑब्लिगेशन उसके हाथ पे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जी इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स मैनेजमेंट। तो ये बोलता है कि प्राइवेट डेट्स, यानी कि आपने कोई बैंक से लोन ले लेना होता है। बैंक से जब आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो रेट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं और एक वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन जब आप कोई भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और बैंक से जब लोन लेते हैं, तो आपके सारे लोन्स क्या होते हैं, वर्चुअली सारे लोन्स आपके वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल इन द सेंस क्या होता है, एक फिक्स प्रीमियम तो आपकी जाती जाती है, दूसरा आपको हमेशा आपको लिबोर के हिसाब से रेट जो होते हैं आपके एडजस्ट होते रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द रेट द लेंडर चार्ज टू द मोस्ट क्रेडिट कस्टमर्स, तो ये उसका प्राइम रेट हो गया, और द अदर कस्टमर वुड इंक्लूड द फिक्स अमाउंट प्राइम रेट प्लस 2%, इस तरह से वो, ठीक है। सो डिस्काउंट रेट वो क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं अगर उनका कोई दूसरा जो है, कोई दूसरा कस्टमर आएगा जो उनका ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कस्टमर होगा, तो उनको वो 2% की डिस्काउंट तक दे सकते हैं। साथ में क्या होता है, लिबोर जो होता है बेसिकली किसी भी कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको यहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ से बेसिकली हम लोग लीबर से वो रेट हम लोग निकालते हैं। तो व्हेन द बोरोवर्स एंड लेंडर्स आर द डिफरेंट कंट्री, द बेस यूज विल टिपिकली यूज बी द लीबर rather than the प्राइस रेट। और लीबर बेसिकली वही होता है, कोई भी इंटरेस्ट रेट निकालने का वो बेसिक पॉइंट्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, अब हर जैसे यूएई में ईबोर बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है इंटर बैंक ऑफरिंग रेट्स, यानी बैंक एक दूसरे को जिस रेट पे देता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि बैंक अपना जो रेट अप डाउन करता है वो डिमांड और सप्लाई से निकाला जाता है, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल आ गया जी, ये बोलते हैं कि अगर कोई इक्विपमेंट फाइनेंसिंग अगर आपने कराई है, तो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग यानी कि आपके प्रोजेक्ट लोन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला जी क्या है, देखिए, the equipment financing loans are often used as the equipment purchase as the collateral for the intermediate terms loan, or the such loans are secured either through the conditional sales of the contract or chattel mortgage, ठीक है। दूसरा, मैथमेटिकली इक्विपमेंट लोन्स आर हैंडल एज द टर्म्स लोन, तो उसको क्या होता है, इक्विपमेंट लोन जो होते हैं वो एक तरह से टर्म्स लोन की तरह होती है, जिसमें क्या होता है कि हम उस चीज को लियन करके रखते हैं, यानी कि हाइपोथिकेटेड रखते हैं। यूज टिपिकली व्हेन द कमर्शियल बैंक्स मेक्स द डायरेक्ट इक्विपमेंट फाइनेंसिंग लोन्स टू द बेरर, तो वो क्या होता है कि वो आपके सामान के ऊपर हाइपोथिकेट, मॉर्गेज, इस तरह के टर्म्स देते रहते हैं। पर अभी आपने उस पे जो है एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ये निकालने के लिए दे दिया जाए कि जी
भाई इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके दिखा दो। तो इसने बोला कि के कंपनी ने 1 लाख का लोन बोरो किया है 9% के प्रीमियम पे, जो कि 8 इंस्टॉलमेंट में पेबल है। बोल रहा है फर्स्ट ऑकरिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आखिर में, साल के आखिर में निकल रहा है। बोल रहा है गिवन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फॉर 8 पेमेंट के लिए 9% पे, यानी कि 1 लाख इक्वल होगा। तो उसके लिए हमको दिख रहा है कि 1 लाख का जो पेमेंट्स बनेगा वो कैसे बन रहा है। जो एनुअल पेमेंट बन रहा है वो मेरे लिए बन रहा है बेसिकली 18,000 का। यानी अगर 1 लाख बोरो करते हैं, इट इज लाइक दिस कि इफ यू बोरो 1 लाख, तो आपको क्या बोलता है जी, आप जब उसका एनुअल पेमेंट करते हैं तो आप ऐसे पेमेंट करते हैं 18067, इस तरह से आप पेमेंट करते हैं 18067 करके पेमेंट करते हैं। और ये पेमेंट आप कितने दिन के लिए करते हैं जी, 8 पेमेंट पे करते हैं, यानी कि 8 पेमेंट। तो टेक्निकली आपने कितना पेमेंट किया जी, 1 लाख का बोरोइंग अगर आपने कैश में किया, उसके लिए आप पेमेंट करते हैं जी 144.36। तो ये आपका, तो ये बोला है कि 5.36 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो इस तरह से आप उसका हर 1 लाख के लिए आपने उतने का पेमेंट पे आउट किया, यानी टोटल मार के आप 1,44,000 का पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये एक शेड्यूल्स बनाया गया है, जिस शेड्यूल्स में आपको बताया गया कि आपका उसमें इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है, सॉरी इंटरेस्ट कितना जा रहा है और प्रिंसिपल कितना जा रहा है, और सारा इंस्टॉलमेंट मिला के आपका 1,44 का पेमेंट है। तो एग्जाम में क्या होता है कि कभी मतलब एग्जाम में अगर आपको आ गया कि कोई एक दिया हुआ है, तो ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से भी ये सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 8% के हिसाब से अगर आप पैसे को लगाते तो 8 साल का 8% है, 9% है, बोरोइंग रेट कितना है इसका, 9% है। तो 9% के हिसाब से 1 लाख का पे आउट कितना होगा, फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, तो बहुत है, हाँ जी, बहुत है, बहुत बड़ा पड़ेगा, तो बहुत हैदराबादी है, बंगाली है। देखिए ये एन्युटी वाला नहीं है, ये डायरेक्ट से आ गया हमारा। अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, हमको 9 साल में जो फ्यूचर वैल्यू, जो 9 साल में हमारा पेमेंट होगा आफ्टर 8 ईयर, जो हमारा पे आउट होगा वो होगा 199,256 का फ्यूचर वैल्यू हमारा पे आउट होगा। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, अगर रेट दिया हुआ तो 199 होगा। पर चूंकि ये वाला जो होता है, जिस वक्त आपको एन्युटी पे करना होता है, उसकी आपको इंडिविजुअल वर्किंग करनी पड़ती है। तो से लाइक अभी हमारे पास 8 साल का सवाल पूछ रहा है, तो अगर हम 8 साल लेके आते हैं तो कैसे काम करता है, लेट मी चेक। तो पहले साल पे तो ये इसमें इस पे हमारा जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट,
यानी कि पहले साल में हमारा पास जो है, हमारी जो बोरोइंग है 1 लाख है, 1 लाख का हम 9% जो है हमको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 18,000 का हमने 18,000 का अगर हमने वो इंस्टॉलमेंट बांध रखा है, तो इसके अंदर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या पेमेंट हो रहा है, 18,000 माइनस 9,000, तो ये हमारा पेमेंट हो रहा है। अब जो हमारे पास जो बोरोइंग अमाउंट है रिड्यूस होकर ये हो गई। अब जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लेंगे, तो ये हमारा अब इंटरेस्ट 818 आ गया। अभी हमारा जो प्रिंसिपल पेमेंट हुआ वो कितने का पेमेंट हुआ, 9,800 का, और इसको अब हम चेक करेंगे तो हमारे लिए जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बच गया वो 81,000 बच गया। तो ये जब भी आपको ईयरली, आपको अगर कोई एनुअल एन्युटी का पेमेंट का रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल के ऊपर आपकी जो इंटरेस्ट रहेगी वो लेंगे, जो पेमेंट अमाउंट है उससे इंटरेस्ट हटा लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना पे करा है। जितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे कर दिया उतना से आपका बोरोड अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा टिल योर लास्ट पेमेंट। तो देखिए आई बिलीव 8वें साल पे ये नक्की हो जाएगा, कोई 4 रुपये के आसपास बचा है, यानी कि सारा लोन सेटल हो गया। तो ये जो होता है एग्जाम में, कभी मतलब ऐसे इतना बड़ा तो देना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर आपसे वो इंटरेस्ट मांग लेगा तो एक छोटा सा वर्किंग यू हैव टू डू इट। इसके लिए एक इसमें फार्मूला भी है, ठीक है। वो फार्मूला अगर मेरे को दिखता है देन आई विल एक्सप्लेन इट। Mraj bhai, this is इसके year लिए एक based. फार्मूला भी है एन्युटी वाला, दिस इज द ईयर बेस्ड। Okay, if it is for monthly wise, we have to divide by 4 month wise, right? Then percentage of डिवाइड बाय interest. 12 कर लेंगे ना, Yeah. हाँ, परसेंट डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, उसके बाद पीरियड मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। Okay. पीरियड मल्टीप्लाई हो जाता है, वो घट जाता है। फिर पब्लिक डेट बोल जाए, पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है कि आपने पब्लिक से अपना क्या ले लिया जी, बॉन्ड क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं सेल द बॉन्ड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। अगर आपको पैसा चाहिए उसके लिए आपको SEC यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और दे तो फिर आपको यूरो बॉन्ड बेचना होगा। तो बोल रहा है कि द बॉन्ड डिनोमिनेटर इन US डॉलर कैन बी सोल्ड ऑन यूरोपियन एक्सचेंज विच हैज अ लेस stringent registration and disclosure requirement and then those for the SEC and those of the SEC for US issues। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यूरो बॉन्ड इशू करते हैं तो क्या करते हैं, आप यूरोपियन एक्सचेंज में उसको बेच सकते हैं। दूसरा, इसकी जो कंप्लायंस होती है कम होती है। तो हम आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा जी कि यूरो बॉन्ड बेचने के लिए, मतलब दे वांट टू सेल द यूरो बॉन्ड, तो सबसे पहले वो पूछेगा ये किसको बेचेंगे, तो आप बताएंगे कि ये जो है ये US डॉलर बॉन्ड होता है, ये यूरोपियन एक्सचेंज में बेचा जा सकता है, और ये जो होता है SEC इसको रेगुलेट नहीं करता है। तो SEC अगर रेगुलेट नहीं करता तो इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटे से हमने इससे में सवाल देखे थे, इसलिए बोलता है कि डेट कोवेनेंट। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होता है जी, उससे रिलेटेड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि बोरोवर मस्ट ऑफन अग्री टू ओबे द रिस्ट्रिक्शंस, जिसको हम बोलते हैं जी कोवेनेंट। बोलता है कि कंडीशंस होता है। तो बोलता है पॉजिटिव कोवेनेंट जो होता है वो बोलता है कि मस्ट डू, क्या क्या करना चाहिए। तो बोलता है कि उनको एनुअल आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, साथ में वो आपके कैश के रेशियोज चेक करेंगे, हाँ भाई ये कंपनी जो है हमसे जब पैसे ली है तो ये सारे काम कर रही है कि नहीं। दूसरा, आपने कोई पॉलिसीज अपने बड़े वाले बंदों की, जो KMPs होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं, उसकी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि नहीं, आपकी एम्प्लॉयज की आपने पॉलिसी ले रखी है कि नहीं, मतलब हाउ फार यू आर सिक्योर्ड कि आप बिजनेस को करके दोगे। निगेटिव कॉवेनेंट क्या हो सकते हैं, निगेटिव कॉवेनेंट ये हो सकते हैं कि आपने हमसे पैसे ले लिया और बाहर दूसरे से आप पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि फिर क्या होता है, रीपेमेंट का रिस्क हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या बोलता है कि आप बोला नॉट बोरोइंग द एडिशनल सम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फॉर अनदर लेंडर, दूसरे बोरो से नहीं ले सकते। फिर कोई सर्टेन एसेट्स आप बेच नहीं सकते, क्योंकि बोरोअर जो आपका लेंडर्स होता है उसको ये होता है कि इफ द कंपनी विल गो फॉर द लिक्विडेशन तो हमारा जो राइट्स होगा ये एसेट पे रहेगा। फिर बोल रहा है कि आप पेमेंट नहीं दे सकते जब तक कि आप अपना पैसा इंटरेस्ट होल्डर को नहीं दे पाए। ये बोल रहा है नॉट एक्सीडिंग द सर्टेन कंपनसेशन लिमिट फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। अगर कोई चीज, अगर कुछ कंपनी में कोई लाइबिलिटीज या कोई कंपनसेशन देने आए, एग्जीक्यूटिव्स के मतलब ये होते हैं जो हायर पीपल्स होते हैं कंपनी के, उनको जो आप कंपनसेशन देते हैं, उनकी जो रेम्युनरेशन से देते हैं वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते, अदरवाइज कंपनी का सारा पैसा उनको आप इनडायरेक्टली दे दीजिएगा। तो दिस आर काइंड ऑफ नेगेटिव कोवेनेंट। उसके बाद एक होता है जी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड। क्या होता है? तो बोलता है बॉन्ड ऑब्लिगेशन में बी सिक्योर्ड बाय सर्टेन कोलेटरल्स एंड स्पेसिफाइड बी प्लेस बिहाइंड द अदर फॉर्म्स डेट इन द प्रायोरिटी ऑफ द रीपेमेंट। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये सिक्योर्ड होते हैं कोलेटरल से और साथ में उनकी जो होती है, उनकी जो पेमेंट्स की प्रायोरिटी है वो भी स्पेसिफाई की जाती है। बोला लॉन्ग टर्म फॉर्म्स समटाइम फ्लोट द पब्लिक डेट ऑफरिंग कोलेटरल बाय फॉर्म्स AR। द क्रिएशन ऑफ सच बैक्ड सिक्योरिटी इज समटाइम कॉल्ड द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जर फॉर्म समटाइम फ्लोट द पब्लिक डेट्स ऑफरिंग कोलैटरेशंस बाय फॉर्म्स AR। यानी वो बोलते हैं कि फॉर्म्स की जो AR रहेगी, यानी फॉर्म्स के जो रिसीवेबल्स होंगे, उस रिसीवेबल के अगेंस्ट मैं डेट चाह रहा हूँ, उस कोलेटरल के अगेंस्ट हम बोरोइंग चाह रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सिक्योरिटाइजेशंस बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी आपसे टर्म अगर सिक्योरिटाइजेशन पूछ दिया तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द क्रिएशन ऑफ एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, यानी एसेट पीछे में कोलेटरल है और उसके बेसिस पे यदि कोई डेट्स लेते हैं तो वो बोलते हैं द क्रिएशन ऑफ एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज जो होती है उसको हम सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट बोलते हैं। बोल रहा है द ये जो है ये ऑर्डर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, इस पे आपने शायद पीछे एक दो सवाल भी देखे होंगे कि सेफ्टी के हिसाब से यानी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सबसे कम ये होते हैं, मतलब टॉप ऊपर से नीचे है, जिसमें सिक्योरिटी क्या होती है जी थोड़ी, मतलब कैसे, मतलब ऊपर वाला सबसे सिक्योर्ड होगा, थोड़े कम सिक्योर्ड होगा। तो यहाँ बोला जी सिक्योर्ड होगा, और अगर ये सिक्योर्ड होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, थोड़े कम होगा। अगर अनसिक्योर्ड होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो पहले बोलते हैं जी मॉर्गेज, ये बोलता है कि रियल एस्टेट ओनर सिक्योर्ड बाय द सर्टेन रियल एस्टेट ओन्ड बाय द बोरोअर, यानी उनके जो रियल एस्टेट्स होते हैं, यानी उनकी जो मान लो कि जो उनके जो ऑफिसेज या उनकी फैक्ट्रीज, ये सारी जो चीजें होती हैं वो होती है जी सिक्योर्ड बाय सर्टेन रियल एस्टेट्स ओन्ड बाय द बोरोअर्स। जो भी उनके ओन्स है वो उससे वो सिक्योर्ड होता है। दूसरा होता है कोलेटरल्स सिक्योर्ड बाय द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब AR से और दूसरे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से। एग्जाम का एक सवाल होता है जी डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या होता है जी, अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, इसमें सिर्फ SEC की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ फॉलो करनी होती है। उसके बाद बोला जी सब ऑर्डिनेटेड डिबेंचर्स, इसका मतलब होता है अनसिक्योर्ड विच विल बी रीपेड आफ्टर ऑल अदर क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ लिखने। तो इसमें क्या होता है कि पहले क्रेडिटर्स को पे करने पड़ेंगे, यानी पहले AP वाले को पे करने के, उसके बाद अगर कुछ बचेगा देन यू विल हैव द पेमेंट। इनकम में बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड्स हुज इंटरेस्ट विल बी ओनली मेड आउट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस। तो अगर इंटरेस्ट बॉन्ड होगा तो अगर कंपनी के पास अर्निंग होगी देन ओनली दे विल पे द इंटरेस्ट, अदरवाइज दे वोंट पे द इंटरेस्ट। तो ये वाले फीचर्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इसके बीच ऊपर कुछ सवाल है। प्रोविजन अफेक्टिंग द रीपेमेंट्स। अब क्या होता है कि क्या क्या चीज होता है, देखिए क्या मतलब आपके रीपेमेंट्स जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर टर्म बॉन्ड्स है तो उसके जो रीपेमेंट होंगे, प्रिंसिपल जो पे किए जाएंगे जिस दिन सिक्योर्ड है उसी दिन, जिस दिन की उसकी मैच्योरिटी डेट है उस दिन आप दे देंगे। सीरियल बॉन्ड्स में क्या होगा कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, ये पीछे भी आपने पढ़ लिया था। सिंकिंग फंड में क्या होगा, यहाँ पे एक अकाउंट खुला के रेगुलर आप अमाउंट उसमें जमा करते रहेंगे जिससे उसकी रीपेमेंट होगी। मेड बाय द बोरोअर इनटू एन अकाउंट फ्रॉम विच द रीपेमेंट विल बी हैपन। तो सिंकिंग फंड सबसे इजी मेथड्स होता है
दूसरा होता है जी कन्वर्टेबल और रिडीमेबल। तो कन्वर्टेबल का मतलब होता है मे कन्वर्ट, इट्स नॉट दे हैव टू, दे शैल, दे हैव द ऑप्शन। So Miraj bhai, sinking fund is a current asset और नो, आप मेंटेन करते हैं किसी एक ट्रस्टी के पास, इफ यू हैव टेकन द लोन ना। और कैसे करते हैं तो बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा सिंकिंग ऐसा फंड, मेंटेन करते हैं तो। नहीं नहीं, ये रीपेमेंट, यानी अब आपने पैसे लिए, मान लिया आपने 100,000 आपने ले लिया उधार, यू बोरोड द मनी एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो आपने इसके पेमेंट के लिए क्या बनाया, एक प्लान बनाया, एक फंड बनाया, जिस फंड का नाम है सिंकिंग फंड। अब वो सिंकिंग फंड में क्या होता है, आप हर महीने या हर साल पे एक सर्टेन अमाउंट डालता है, ताकि ये आपका 100,000 5 years में पूर जाएगा, एंड देन यू कैन मेक द पेमेंट आउट ऑफ सिंकिंग फंड। या मतलब you mean that means it's a current asset, right? Because you are maintaining the money, a portion of your current asset for paying future debt. No, it's Right. not. It's a fund. It's nothing to do with the current asset. Yeah, where it will be shown under in the balance sheet. बैलेंस शीट आप इसको इसमें लगा के रखेंगे, सिंकिंग फंड का प्रोविजन बना के रखते हैं आप। कैश जो है अपने कैश बुक में बैंक के साथ मेंटेन ऐसा करेंगे। प्रोविजन करते हैं तो अमोर्टाइजेशन हो जाएगा ना बॉन्ड वैल्यू। नहीं, बॉन्ड अमोर्टाइजेशन नहीं अगर करना है, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड को एज इट इज रखना है। बॉन्ड एज इट इज रखते हैं तो बॉन्ड लायबिलिटी सेम है, लेकिन नहीं, सिंकिंग फंड भी लायबिलिटी हो जाएगा ना, मतलब लायबिलिटी नहीं, बड़ा हो जाएगा ना। तो सिंकिंग फंड के अगेंस्ट में आप पेमेंट जमा कर रहे हैं ना बैंक पे। देखो, आपने जिस वक्त लोन लिया से आपने अब लोन लिया, एंड यू हैव टेकन द लोन, तो आपका क्या हो गया था, बैंक डेबिट हो गया था। उसके बाद आपने डिबेंचर क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। सही है। अभी आपका क्या हुआ, आपको हर साल में एक सिंकिंग फंड में पैसे जमा करने हैं, ठीक है। तो आप लिखेगा, ठीक है, सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट करेगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद तो अभी डेबिट है ना, अभी डेबिट है। उसके बाद आई बिलीव इसके लिए प्रोविजन मेंटेन करना होता है, प्रोविजन फॉर सिंकिंग, नहीं, आपके लिए तो ये हो जाएगा, तो ये आपके लिए एसेट्स में आपका रहेगा until you make the payment. होना चाहिए ना, yeah, until we make the payment, like it's like a deposit, right? हाँ, it is sort of deposits, but उसके deposits आप अलग रखेगा। Like fixed deposit we cannot touch, it's for safety purpose, right? Yes, ठीक है। उसके बाद एक होता है कन्वर्टेबल में आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन गो फॉर द इक्विटी कन्वर्जन्स, ठीक है। इसीलिए जब भी आप देखते होंगे कि आपको डाइल्यूटेड निकालना होता है, तो यू आर थिंकिंग दैट दिस डिबेंचर होल्डर आर कमिंग फॉर द कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये बोलता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, रीपेमेंट के टाइम में उनके शेयर्स क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द होल्डर में कन्वर्ट द बॉन्ड टू द कॉमन of the company as the form of repayment instead of holding them to for the maturity। वो क्या कर लेते हैं, मेच्योरिटी तक होल्ड करने के बजाय वो क्या कर देते हैं जी, कन्वर्टेबल पे आ जाते हैं। उसके बाद आ गया जी रिडीमेबल बॉन्ड। बोल रहा है रिडीमेबल मे बी एबल टू रिडीम डिमांड रीपेमेंट ऑफ द बॉन्ड्स in advance of the normal maturity should certain event occur as the buyout of the company by another firm। तो रिडीमेबल में क्या होता है, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनके पास ऑप्शंस होता है, दे कैन कम एंड दे कैन आस्क फॉर द मनी, आ जाओ भाई मेरे को पैसे दे दो, बिकॉज इफ द कंपनी इज गोइंग एज अ बाई आउट, यानी कंपनी अगर बिक रही है तो दे कांट वेट टू सेल द इंटायर एसेट एंड क्लोज द बिजनेस, दे कैन कम एंड आस्क देयर मनी। तो ये आपसे एग्जाम पे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये कॉलेबल बॉन्ड का मतलब होता है, यहाँ कन्वर्टेबल बॉन्ड तो आई थिंक इट इज कन्वर्टिंग टू कॉमन इक्विटी। हाँ, यहाँ लिखा हुआ ना, कन्वर्टेबल टू कॉमन इक्विटी। फिर वो हाँ, फिर बात आता है जी कॉलेबल बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि द बोरोइंग फॉर्म में फोर्स द बॉन्ड होल्डर
टू रिडीम बिफोर द फॉर्मल मैच्योरिटी डेट, तो ये कॉलेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर इज अ सेट ऑफ द प्रीमियम, usually there is a set of the premium above the normal redemption price to the compensate them for this forced liquidation। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उनको नॉर्मल प्राइस नहीं देंगे बल्कि उनसे कुछ सर्टेन चार्जेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बोरोइंग फॉर्म क्या हो सकता है, फोर्स कर सकता है कि बॉन्ड द बोरोइंग फॉर्म में फोर्स टू प्रीमियम टू रिडीम, यानी जो जिसने पैसे लिए हैं, यानी मान लो एबीसी लिमिटेड ने पैसे लिए हैं, वो बोल रहा है जी एक्स को, भाई साहब आपको जो है मेरा डिबेंचर आके रिडीम करना पड़ेगा विद इन सो एंड सो डेट। तो ये बोलेगा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आई वांट 110, यानी क्या वो प्रीमियम पे करेगा, दे वोंट गो फॉर द नॉर्मल, दे विल आस्क फॉर द सम प्रीमियम प्राइस। तो ये वाला एक ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे इश्यूअर्स के पास ऑप्शन होते हैं। हु इज होल्डिंग द ऑप्शन, इश्यूअर इज होल्डिंग द ऑप्शन। हु इज होल्डिंग द ऑप्शन, बॉन्ड होल्डर इज होल्डिंग द ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे ये दोनों में इंटरेस्ट जो होता है पे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रीपेमेंट के लिए अलग से फंड बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंकिंग फंड में। तो दीज आर द, ठीक है। अब बात आ जाए जी बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड पे क्या होता है फिर, एक तो स्टेटेड होता है, आई बिलीव वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स, आई बिलीव पीछे भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। मैच्योरिटी, यील्ड, वैल्यूएशन, फ्लोटिंग, जंक बॉन्ड, फाइनेंसिंग, डिसएडवांटेज, लीज टर्म्स। मिराज भाई फ्लोटिंग बॉन्ड एक और बार और नहीं है क्या? एक बार पूरा करेगा, 2 मिनट दियो ना, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक तो ऑलरेडी नहीं, देखिए ये तो आपका प्रिंटेड होता है। स्टेटेड का मतलब कूपन, फेस या नॉमिनल, जो भी प्रिंटेड होता है बॉन्ड के ऊपर। ये पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी ये सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। उसके बाद होता है जी करंट यील्ड। जो करंट यील्ड का मतलब होता है कि जितना आपको पैसा दिया गया और जो मार्केट में वैल्यू है, ये दोनों का रिलेशन जो है ये आपको करंट यील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है जी, करंट यील्ड कहलाता है। मान ले आपने 10 रुपया मिला लेकिन बॉन्ड मार्केट में 125 में बिक रहा है, तो 10 डिवाइड बाय 125 करना पड़ेगा। और 10 डिवाइड बाय 125 अगर आप कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 125 कीजिएगा तो योर आंसर विल कम लाइक 8%। तो यहाँ पर आपका रिटर्न जो होगा, जो यील्ड होगा, यील्ड का मतलब आपके लिए जो बेसिक जो रिटर्न्स होते हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, दैट इज अ यील्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा जी, 8% हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगर बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा, द रेट विल बी हायर देन द स्टेटेड रेट। जो आपके रिटर्न्स होंगे, यानी जो आपकी यील्ड होगी, वो क्या होगी, हमेशा स्टेटेड रेट से ज्यादा होगी। अगर प्रीमियम पे अगर आप शेयर्स आपकी बॉन्ड ट्रेड कर रही है, तो आपकी जो रिटर्न्स होंगी वो क्या होंगे, स्टेटेड रेट से कम होगी। अभी मैंने कहा ना कि 125 पे शेयर कर रहे हैं, 125 पे अगर आपको ट्रेड कर रहा है तो आपको 8% मिल गया। अगर यही बॉन्ड बेसिकली अगर 100 पे आता है, क्योंकि अगर फेस वैल्यू पे अगर ये ट्रेड करता तो आपका रिटर्न कितना आता, 10% आता। यही बॉन्ड अगर डिस्काउंट में ट्रेड करता, यानी कि आप डिस्काउंट 80 पे अगर ट्रेड करता, तो आपके लिए जो यील्ड आता वो कितना परसेंट आता, तो आपके लिए यील्ड जो है वो 12.5% आता। तो यानी 3 सिनेरियोज आपके लिए समझने के लिए थे। तो जबकि आपकी यील्ड क्या होगी, नॉर्मल जो रेट आपको मिलेगा डिवाइड बाय द करंट प्राइस। 2 सिचुएशन आएगी, जब डिस्काउंट पे बिकेगा तो आपके रेट ज्यादा, आपकी यील्ड ज्यादा होगी स्टेटेड रेट से। अगर प्रीमियम पे बिकेगा तो आपकी रेट कम होगी इसके स्टेटेड रेट से। तो ये आपको एग्जाम पे ये कैलकुलेट करने आता है एग्जाम पे। दूसरा आपको यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करने आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है जी यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, द इंटरेस्ट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बी इक्वल
द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड, द इंटरेस्ट यानी वो इंटरेस्ट रेट जिस पे परसेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो होना चाहिए अभी के सेलिंग प्राइस से मैच होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट पाँच करके मिलेगा और बाद में आपको रिपेमेंट 100 आएगा। मान लो कि ये 8% पे ट्रेड कर रहा है, तो 5 इयर्स का आपने डिबेंचर ले रखा है, तो आपको 8 रुपया करके 5 इयर्स आएगा, ठीक है। और साथ में 5वें साल में आपको रीपेमेंट भी आ जाएगा 100। इसका मतलब ये जब आपको मिलेगा, इसको अगर आप डिस्काउंट कीजिएगा किसी एक रेट से, तो वो जो रेट होगा जहां पे इसकी मार्केट प्राइस एसपी प्लस एसपी इज इक्वल टू सेल प्राइस इज इक्वल टू पीवी ऑफ इंटरेस्ट प्लस पीवी ऑफ प्रिंसिपल मैच हो जाना चाहिए। तो ये जो निकलेगा, ये जो रेट होगा, जिस रेट पे ये आके बराबर हो जाएगा, दैट रेट इज कॉल्ड द यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। एक रेट होगा जिस रेट पे ये दोनों आके क्या हो जाएगा जी, जिस रेट पे सेल प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा पीवी ऑफ इंटरेस्ट और प्लस पीवी ऑफ प्रिंसिपल। जब सबको डिस्काउंट करके जो वैल्यू आएगा वो सेल प्राइस के साथ मैच हो जाना चाहिए। वो जो डिस्काउंटिंग रेट है, दैट डिस्काउंटिंग रेट इज नोन एज द यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है जी, तो वो डिस्काउंट रेट जो होती है वो क्या होती है जी, यील्ड टू मैच्योरिटी होती है। अब इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग कर लेंगे, 1 मिनट। तो ये बोला जी, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 1 प्लस आर बाई आर, मतलब इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी into m minus 1. Yield curve, the illustrations relationship between it, the bond is PV of face value of bond, interest प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए, बॉन्ड पे 8% की प्राइस मेंटेन हो रही है। लेट्स, बॉन्ड के पास 8% का स्टेटेड रेट है, यानी 8% का उसके ऊपर ब्याज दे रहा है। एंड द मार्केट रेट जो है, एंड द मार्केट रेट ऑफ 10 वाज इशूड बिकॉज द स्टेटेड रेट ऑफ लोअर देन द मार्केट रेट of 10%. The only reason some would purchase the bond if the effective yield 10%. So इसका मतलब ये है कि ये जब इशू हुआ होगा तो ये डिस्काउंट पे हुआ होगा। तो ये हमने कर लिया है, ये सिचुएशंस भी हमने अभी समझा लिया। तो डिस्काउंट अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द पीरियड, ये इसकी अकाउंटिंग हो गई। यील्ड टू मैच्योरिटी का कुछ एग्जाम्पल चाहिए। विल्ड का स्पेलिंग क्या होता है? कॉमा 0 करना है।
एंटी मैच्योरिटी पे कोई सवाल है क्या? हम करेंगे तो उसको फिर ये सबको ये खाना हो गया ठीक है, तो ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो ये जो अपना यील्ड टू मैच्योरिटी है, इसका एक और नाम इफेक्टिव रेट या मार्केट रेट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल विल इक्वल टू द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड। फॉर बॉन्ड सेलिंग एट डिस्काउंट दिस रेट may be even higher than the current yield since it account for the bonus interest payment reflect at discount for the bond selling at premium, the rate will be lower than the current yield. So इसका मतलब ये है कि आपने मतलब आप यील्ड टू मैच्योरिटी को आप इस तरह से समझिए कि वो रेट है जहाँ पे प्रिंसिपल का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट ये दोनों मैच कर जाएगा सेलिंग प्राइस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने की जो टेक्निक्स है वो क्या है, 1 प्लस r बाई एम टू द पावर m माइनस 1, यानी r मतलब स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, m मतलब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, -1 करेंगे तो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल आ जाएगा। तो इसके ऊपर अगर कोई सम्स आएगा मेरे को अगर दिखेगा देन आई विल डू द सम्स, बट टिल नाउ आई ट्राइड चेकिंग, नहीं मिला मेरे को। उसके बाद आता है जी यील्ड कर्व। यील्ड कर्व बताता है जी कि इट्स illustrate the relation between the long term and short term debts and it is useful in determining whether to use the long term fixed or variable, यानी long term fixed और variable rate for financing, यानी कौन सा हमको जो रेट चूज करना चाहिए, whether we should go for the fixed rate of financing या वेरिएबल रेट ऑफ फाइनेंसिंग, ये मेरे को यील्ड कर्व क्या करता है, आइडेंटिफाई करवाता है, ये मेरे को एडवाइस करता है। फिर उन्होंने बताया कि जो क्रेडिट जो रेटिंग होती है किसी भी बॉन्ड की, वो रेटिंग डिसाइड करती है कि ये अगर हाई रिस्क वाले हैं तो उसके रिटर्न ज्यादा होंगे, जो लो रिस्क वाली रेटिंग है तो उस पे क्या होंगे, आपके जो लो रिस्क वाली होंगे उसके रिटर्न कम होंगे, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न्स का जो होता है अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ था, पेज नंबर 38 से 40 के बीच में इसको कवर किया गया था। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो दो पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करना है। पीवी जो है आपको बॉन्ड की भी कैलकुलेट करनी है और साथ में जो आपको इंटरेस्ट आएंगे उसकी भी आपको कैलकुलेट करनी है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा जी, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपकी क्या निकल आए जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पता चलेगा। अब यहाँ पे बोलता है जी कि दो अमाउंट, यानी पहला बोला है सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
अगर बॉन्ड जो है 10% सेमी एनुअल है, इसका मतलब ये है कि आपको बॉन्ड जो है 10 साल के लिए 5% का इंटरेस्ट दे रहा है। या तो 10% पेबल सेमी एनुअली है, 10% सेमी एनुअल है, या इसको जब आप इंटरप्रेट करेंगे इसका मतलब है कि 10 साल तक देगा 5% के हिसाब से। तो इस तरह से आपको कभी कभी ये लॉजिक लगाना पड़ सकता है टू कैलकुलेट द वैल्यू, पर इसके ऊपर जब यदि सवाल आएगा देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक सिर्फ निकालने का तरीका देखा कि हमारा जो यील्ड मार्केट से ज्यादा है, इसका मतलब है कि हमने डिस्काउंट पे चीजों को बाई करा होगा। और ये रिलेशंस है कि अगर इफेक्टिव रेट ज्यादा है स्टेटेड रेट से, इसका मतलब है डिस्काउंट पे है। अगर इफेक्टिव और स्टेटेड सेम है, इसका मतलब इशूड एट पार है। इफेक्टिव रेट अगर क्या है, कम है, इसका मतलब है कि हमने उसको डिबेंचर को प्रीमियम पे बाई करा हुआ है। अब बोला गया कि वेरिएशन ऑन बॉन्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे बोला गया जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन का बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, बल्कि आप जो होते हैं डिस्काउंट पे बाई करते हैं। तो इसका दूसरा नाम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी होता है, यानी आप उसको डिस्काउंट में बाई करते हैं और आपको जब वो पेबल्स होता है वो आपको फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, फेस वैल्यू के ऊपर ये मैच्योरिटी के दिन आपको पे होता है। दूसरा एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट फिक्स्ड बट फ्लक्चुएट विद सम जनरल इंडेक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, वो आपको जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मार्केट की चेंज करती रहेगी इंडेक्स के हिसाब से, उसको आपको ये मिल जाएगा, बेनिफिट्स मिल जाएगा। रिवर्स फ्लोटर्स एक्चुअली पेज मोर इंटरेस्ट when the general index goes down, less interest when the index goes up, such as the unusual might be used to go hedge against the risk associated when floating rates bond that the firm has issued। टेक्निकली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो ये है कि ये फ्लोटिंग रेट जो होता है इसका कोई रेट फिक्स नहीं होता, ये किसी और रीजन से वेरी करता होता है। अब ये रिवर्स फ्लोटर्स क्या होते हैं कि जो आपको क्या करते हैं कि जब इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट पे मोर इंटरेस्ट, जब जनरल इंडेक्स क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि जनरल इंडेक्स के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर जनरल इंडेक्स विल गो डाउन, योर इंटरेस्ट विल गो अप। तो जनरल इंडेक्स के साथ इसका क्या है जी, इनवर्स रिलेशन है। एंड लेस होगा कब, व्हेन द इंडेक्स गोज, अगर ये इंडेक्स फिर उल्टा चला गया तो ये आपके इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो सच एन अनयूजुअल बॉन्ड माइट बी यूज्ड टू हेज। तो इस तरह के जो रिवर्स फ्लोटर बॉन्ड है ये यूज किए जा सकते हैं किसके लिए, हेज करने के लिए। अगर आपकी कोई इस तरह की कोई हेजिंग है कि इंटरेस्ट बढ़ से आपको कुछ चीजें अगर हेज करने की जरूरत है तो फिर आप इस तरह के बॉन्ड यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई फ्लोटिंग बॉन्ड ले रखा हुआ है और फ्लोटिंग बॉन्ड के पेमेंट करने हैं तो सेम टाइम में आप अपना पेमेंट अपने पॉकेट से नहीं करें, तो आप वैसा कोई हेजिंग कर लेंगे, तो उसके लिए आपको रिवर्स फ्लोटर बाई करना पड़ेगा। फिर बोलता है जी रजिस्टर्ड बॉन्ड क्या होते हैं, the bond holder name is registered at the firm, the payments are sent directly to the holder, that is called the registered। जंक बॉन्ड क्या होते हैं, बोल रहा है कि जंक बॉन्ड ये होता है the bond pay much higher than the normal interest since it used by the firm that has a poor credit ratings and more likely to default its obligations, bond with a credit rating by Moody's investors लोअर देन BAA, यानी BAA से नीचे की अगर जिसकी रेटिंग है उसे हम जंक बॉन्ड कह सकते हैं। बट उसमें क्या होते हैं जी, उसमें हमारे रेट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है। फिर बात आगे जी के फॉरेन बॉन्ड्स की, तो बोल रहा है कि दे सिंपली रेफर्स टू द बॉन्ड विच इंटरेस्ट इज पेड इन अनदर करेंसी, जिसका एग्जांपल है जी यूरो बॉन्ड। तो यूरो बॉन्ड में क्या होता है कि बिकता या कहाँ पे है, यूरोप एक्सचेंज में बिकता है, यूरोपियन एक्सचेंज में बिकता है, बट उसकी जो करेंसी डिनोमिनेटेड होती है वो होती है डॉलर, इसीलिए इसको हम फॉरेन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है जी डेट फाइनेंसिंग के आपको फायदे क्या हैं,
ये बड़ा सा थ्योरी सा चीज है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेट फाइनेंसिंग के आपको सबसे बड़े फायदे क्या है कि ये क्या होता है जी, इंटरेस्ट डिडक्टेबल्स होता है, क्योंकि ये हमने आपको बताया था कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। द ऑब्लिगेशन इज फिक्स इन टर्म द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो आपको और ज्यादा कोई मसले नहीं होते। तो आपको क्या होता है, समटाइम इफ योर प्रोजेक्ट इज हाईली प्रॉफिटेबल, तो आपको क्या होता है, लीवरेज में आसानी हो जाता है, आप कम पेमेंट करके ज्यादा अर्न कर लेते हैं, यानी उसके कैपिटल से आप अपना बिजनेस ग्रो कर लेते हैं। आपके साथ में आपका कोई फॉर्म का कंट्रोल उनको नहीं जाता, और साथ में क्या होता है, they do not participate in your earnings, that is less costly than the equity, so there is a decrease the cost of capital। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने बता ही दिया कि वो टैक्स सेविंग टूल्स होता है, तो उसके जो बोरोइंग कॉस्ट होते हैं वो क्या होते हैं जी, कम होते हैं। अगर इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी है तो आप क्या होते हैं कि आपको पैसे कम देने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो रेट फिक्स होती है आप वही देते हैं। लेकिन इसके ऑब्लिगेशंस क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपकी बिजनेस अर्न नहीं कर रही है प्रॉपर, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा जी, डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि ये आपको मस्ट बी पेड रिगार्डलेस इन द इकोनॉमिक कंडीशंस, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। सिंस इंटरेस्ट फिक्स होता है तो आपकी कैश फ्लो प्रॉपर अरेंजमेंट रिगार्डलेस द हाउ पुअरली द फर्म परफॉर्म, आपकी कभी कभी कैश क्रंचेज होती हैं, फिर भी आपको इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, फिर उसके लिए आपको बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। फिर साथ में कुछ कोवेनेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में फॉर्म्स के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। समटाइम दे आपके कोवेनेंट क्या थे, आप कोई एसेट नहीं बेच सकते, कोई नई बोरोइंग नहीं कर सकते, दिस टाइप ऑफ कोवेनेंट इज देयर, तो फिर आपके लिए ये क्या हो जाता है, ऑप्शन अच्छा नहीं होता। फिर साथ में बोला कि अगर बहुत ज्यादा डेट आपने ले लिया है, द रिस्क ऑफ इक्विटी एंड देयरफॉर डिप्रेस द शेयर होल्डर्स प्राइसेस, बहुत ज्यादा अगर आपकी लोन होती है तो आपके इक्विटी शेयर्स एक्साइटेड नहीं रहते हैं। तो ये छोटा सा डिस्कशन था जिसमें आपने, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था वो ये था कि आपने जो 210 नेट वाली जो नेट 30 वाली जो कैलकुलेशन थी वो इम्पोर्टेंट थी, दूसरी आपकी जो इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन थी वो इम्पोर्टेंट थी, फिर बीच में थोड़े से डिफिनेशन है वो आपके लिए थोड़े से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। मिराज भाई, जी भाई बोलिए। अगर कुछ सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो बोलिए। देखिए, एक दो रीडिंग आप इसलिए कर लेना क्योंकि एग्जाम में इफ दे गिव यू सम थ्योरी क्वेश्चन ना, तो फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। सी दिस क्वेश्चन फॉर द बुक के हिसाब से ये 20 मार्क्स का है, पर एग्जाम में अगर उसने 35 मार्क्स का दे दिया तो यू कैन नॉट गो एंड से दैट मेरे को 35 मार्क्स का क्यों दिया, ठीक है, क्योंकि हाँ ये केसेस भी 15 ज्यादा है तो दूसरा सेशन से 15 माइनस हो जाएगा ना, वो भी मुश्किल है। हाँ वो हो सकता है कि सब में से दो माइनस कर ले, तीन माइनस कर ले, दैट दे कैन डू ना। तो और दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर की जो थ्योरी है ना वो थोड़े से ट्रिकी है, अगर आप नहीं पढ़े हुए हो ना तो लिटरली आंसर करना इज डिफिकल्ट। आप रट के ना 100, 50, 200 क्वेश्चन अगर रट भी लोगे ना तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो इससे बेहतर क्या है कि आप चीजों को समझ लो सो दैट यू कैन आंसर वेल। Very good. Actually, I think only the first 2-3 pages are difficult. The rest is very interesting. हाँ बाकी तो डिबेंचर्स के थे नॉर्मली जो आपने पीछे पढ़ा था। तो रेजिंग ऑफ कैपिटल में भी क्या है, डिबेंचर है, इक्विटी है, तो इक्विटी में भी आपको मजा आएगा क्योंकि इक्विटी भी समहाउ यू हैव डन इट। Yes, yes. उसके बाद डिविडेंड पॉलिसीज है, ये पूरा इंटरेस्टिंग है। पहले वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी और तो थोड़ा मुश्किल का बात है, बस दूसरा तो इंटरेस्ट आता है। हाँ उसके बाद मैं वही देख रहा था कि अगर कुछ चीजें अगर मैं लीज है तो लीज आपका बहुत ज्यादा मसला नहीं है, लीज इज वेरी इजी, लीज में कुछ भी नहीं है ज्यादा समझने के लिए, बहुत इजी है। इक्विटी आपने पढ़ ही लिया हुआ है पीछे भी, प्रेफरेंस के बारे में आपको पूरा आइडिया ही है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, कैसा कैपिटल होगा, क्या मार्केट के अप्रोच रहेंगे, दैट इज नथिंग
नॉट अ बिग इशू। डिविडेंड पॉलिसीज आपने पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये मॉडल्स है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल है। ये मुश्किल से मुश्किल और 3 क्लास जाएगा भाई, मुश्किल से मुश्किल 3 क्लास। तो 3-4 क्लास में आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, तो फिर कोई मसला ही नहीं रहा ना। सीए लिखा हुआ है। डिसस्पेन ऑफ आई डोंट नो। तो ये अब जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तकरीबन वी आर इन अराउंड 70 पेजेस पे थे हम लोग, 78 पे थे। 30-40 पेज और पढ़ना है हम लोग को। तीन से चार क्लास में सेशन में हम लोग का खत्म हो जाएगा। देन वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे थोड़े ज्यादा, थोड़ी सी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन एक बार पहले फिनिश हो जाए। तो आप थोड़ा सा आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे विथ नेक्स्ट पोर्शन।